तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डीमन स्लेयर के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो अगर आप लोगों ने डीमन स्लेयर देखा है तो आप लोगों को पता ही होगा कि अपना एमजे कितना पावरफुल है। अरे ये वाला एमजे नहीं, अपना एमजे AKA मुजान जैक्सन। लेकिन आज हम जिस बंदे के बारे में बात करने वाले हैं वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसकी और मुजान की सिर्फ एक बार फाइट हुई थी और मुजान इतना डर गया था, और जब तक उसकी मौत नहीं हुई तब तक मुजान अंडरग्राउंड रहा। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने गैस कर लिया होगा कि आज हम लोग बात करने वाले हैं योरीची के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कहानी का स्टार्ट होता है कि एक विलेज में ट्विंस का बॉर्न हुआ था, जिसमें से एक बच्चे के सर पे मार्क था। एक तो उस टाइम पे ट्विंस का बॉर्न होना एक बहुत बड़ा बैड लक माना जाता था। तो जिस बच्चे के ऊपर मार्क था वो था योरीची, और उसके ट्विन ब्रदर का नाम था मिचिकाट्सु, जिसको आज हम लोग ओकोशिबो के नाम से बुलाते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अपर मून 1 डीमन और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन स्लेयर ट्विंस ब्रदर थे मिचिकाट्सु। लेकिन मिचिकाट्सु डीमन कैसे बना वो हम लोग एक सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। आज हम लोग सिर्फ योरीची की स्टोरी पर फोकस करने वाले। हाँ, तो जब योरीची के फादर को पता चला कि उसका बॉर्न एक मार्क के साथ हुआ है तो वो तुरंत उसे मार देने का ऑर्डर देता है, क्योंकि उसे एक बैड लक माना जाता था। लेकिन उसकी माँ मना कर देती है और डिसाइड होता है कि जब वो 10 साल का होगा तो उसे टेम्पल भेज दिया जाएगा प्रीस्ट बनने के लिए। हालांकि वो दोनों भाई थे, लेकिन बॉर्न होने के साथ ही योरीची को मिचिकाट्सु से बहुत ही अलग ट्रीट किया जाता था, जैसे उसकी कोई वैल्यू नहीं है। उसके कपड़े, रूम, यहाँ तक उसका फूड भी अलग होता था। और इसी वजह से योरीची हमेशा उसकी मदर को लेफ्ट साइड से हग करे रहता था और उसी के साथ रहता था। और ये देख मिचिकाट्सु उसके लिए पीटी फील करता है। और जन्म से योरीची ने कभी स्माइल नहीं किया, यहाँ तक कि जब तक वो 7 साल का नहीं हुआ वो कुछ बोला भी नहीं। और इसी वजह से बहुत सारे लोगों को ये भी लगा कि वो शायद डेफ है, वो बोल और सुन नहीं सकता। और जब एक दिन मिचिकाट्सु की ट्रेनिंग चल रही थी तब योरीची वो देख रहा था और उससे पूछता है कि क्या तुम्हारा ड्रीम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट समुराई बनना है, और बताता है कि उसे भी एक स्वॉर्ड्समैन बनना है। और मिचिकाट्सु मन में सोचता है कि क्या इसे पता नहीं कि उसका प्रीस्ट बनना तय है। लेकिन योरीची स्माइल कर रहा था और योरीची बहुत ही क्लोजली मिचिकाट्सु की ट्रेनिंग फॉलो करता है। और ये देख उसके फादर के सबऑर्डिनेट्स योरीची को एक स्मॉल सिनाई देते हैं और उसको बेसिक सिखाते हैं और बोलते हैं कि अब मुझ पे हमला करो। तो योरीची उसके ऊपर बहुत ही एक तेज हमला कर देता है और उसके फादर के सबऑर्डिनेट वहाँ गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। और इस इंसिडेंट के बाद योरीची ने कभी भी स्वॉर्ड यूज नहीं की, क्योंकि वो किसी को मारे वो फीलिंग वो बेयर नहीं कर सकता। और जब मिचिकाट्सु उससे पूछता है कि ये तुमने कैसे किया, तो योरीची उसे पूरी एक्सप्लेनेशन देता है। और ये चीज समझने में भी मिचिकाट्सु को टाइम लगता है। और उसे पता लगा कि योरीची के पास मार्क के अलावा एक और स्पेशल एबिलिटी थी कि वो लोगों की बॉडी को ट्रांसपेरेंटली देख सकता था, जैसे कि कोई एक्सरे देख रहा हो। और मिचिकाट्सु सोचता है कि जिसको देखकर मुझे हमेशा से उस पर दया आती थी वो मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन योरीची को स्वॉर्ड में कोई इंटरेस्ट नहीं था, उसको चाइल्ड की गेम्स में ज्यादा इंटरेस्ट था। और इस इंसिडेंट के बाद उनकी पोजीशन स्वैप हो जाती है, क्योंकि उसके पिता के सबऑर्डिनेट्स ने उनको सारी बात बता दी थी। और अब ये डिसाइड होता है कि अब योरीची की जगह मिचिकाट्सु टेम्पल जाएगा और उनके रूम, कपड़े सब बदल दिया जाता है। और मिचिकाट्सु सोचता है कि अब उसका स्ट्रॉन्गेस्ट समुराई बनने का सपना ही रह जाएगा। लेकिन तभी योरीची वहाँ आता है और अभी रात के 3 बज रहे थे और वो मिचिकाट्सु से बोलता है कि उनकी मदर की डेथ हो चुकी है एंड वो अभी टेम्पल के लिए निकल रहा है। और जाते जाते वो अपनी फ्लूट मिचिकाट्सु को दे के जाता है। और बाद में जब मिचिकाट्सु को उसकी माँ की डायरी मिलती है तब उसे पता चलता है कि योरीची को पता चल गया था कि वो सक्सेसर बनेगा, इसीलिए वो टाइम से पहले ही टेम्पल जाने के लिए निकल जाता है। एंड उसे यहाँ एक और चीज़ पता चलती है कि उसकी माँ बीमार थी और उसके लेफ्ट साइड में हमेशा से दर्द रहता था। यही रीज़न था कि योरीची हर बार उसकी लेफ्ट साइड को ही क्यों रहता था, क्योंकि वो उसकी माँ को सपोर्ट दे रहा था। और ये पढ़कर मिचिकाट्सु जब तक उसके भाई के लिए पीटी फील कर रहा था, अचानक उसके मन में बहुत ही गुस्सा भर जाता है योरीची के लिए। और इधर योरीची जो ये बोलकर निकला था कि वो टेम्पल जा रहा है, वो कभी टेम्पल गया ही नहीं और वो पूरा रात दिन दौड़ता रहा, लेकिन तब भी उसको थकान महसूस ही नहीं हुई। और वो पूरा दिन और रात दौड़ता रहता है, लेकिन तब भी उसको जरा भी थकान महसूस नहीं हुई थी। और ये बताता है कि वो बचपन से ही कितना स्ट्रॉन्ग था। और दौड़ते दौड़ते वो पहाड़ों में पहुंच जाता है। तभी उसको एक लड़की दिखाई देती है जो पहाड़ों के बीच एक जगह पे अकेली खड़ी थी और वो वहाँ बकेट लेके खड़ी थी और वो कुछ कर भी नहीं रही थी। तो उसे देख योरीची उससे पूछ लेता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो लड़की बताती है कि उसकी सारी फैमिली डिसीज से मारी जा चुकी है और वो अब अकेले रहती है और वो कुछ टेडपोल्स को अपने साथ घर ले जाना चाहती है ताकि वो अकेला महसूस ना करे। लेकिन सनसेट आते आते वो सारे टेडपोल्स को रिलीज कर देती है
क्योंकि वो टेडपोल्स को अपनी फैमिली से अलग नहीं करना चाहती थी। और यूरिची उसके साथ उसके घर जाने के लिए बोलता है। और हमें यहाँ रास्ते में पता चलता है कि उस लड़के का नाम ऊटा है एंड उसकी पर्सनालिटी यूरिची से बिल्कुल ही उल्टी थी। यहाँ अपना वो यूरिची बिल्कुल ही कम बोलता है और ऊटा पूरा दिन रात बोलती रहती है। एंड ऊटा से बात करते करते यूरिची को पता चला कि सब लोग बॉडी को ट्रांसपेरेंटली नहीं देख सकते उसकी तरह। वो अकेला था जो ये कर सकता था। और ऊटा भी बोलती है कि ये पहली बार पता चला कि कोई ऐसा भी देख सकता है। और ऐसे चलते चलते 10 साल बीत जाते हैं और वो दोनों हस्बैंड वाइफ बन जाते हैं। और जब ऊटा अपने प्रेगनेंसी के लास्ट मंथ में थी तब उसके लिए मिडवाइफ को लेने जाता है ताकि वो बर्थ के लिए प्रिपेयर कर सके। और उसे सनसेट से पहले वापस आ जाना था। लेकिन यूरिची को रास्ते में एक बूढ़ा आदमी मिलता है जिसकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं थी और वो बहुत ही जल्दी में था। तो यूरिची पूछता है कि क्या हुआ। तो वो बूढ़ा आदमी यूरिची को बताता है कि उसका बेटा मौत से जूझ रहा था वॉर में लड़ने की वजह से और वो उसके बेटे को मिलने के लिए जा रहा है। तो यूरिची तुरंत उसकी मदद कर देता है और उसको अपने बेटे से मिलवा देता है। और इसी दौरान उसको 1 दिन की जगह 2 दिन लग जाते हैं घर पहुंचने के लिए। और वो जैसे ही घर जाता है वो देखता है कि ऊटा और उसके अनबॉर्न चाइल्ड को मार दिया गया है। तो वो 10 दिन तक उनकी बॉडी को अपनी गोद में बैठकर रहता है और वहाँ से हिलता भी नहीं है। तभी वहाँ पे एक डीमन स्लेयर आता है और बताता है कि उनकी बॉडी को प्रॉपर फ्यूनरल दे दिया जाए। और यूरिची सोचता है कि उसका एक ही ड्रीम था कि उसकी वाइफ और बच्चे के साथ रहे, लेकिन डीमंस की वजह से वो ड्रीम पूरा नहीं हो सका और वो डीमन स्लेयर बन गया। और उसे पता चलता है कि ये लोग काफ़ी टाइम से डीमन से लड़ रहे थे। और वहाँ यूरिची को एक बात पता चलती है, यहाँ पे कोई भी ब्रीदिंग टेक्निक का यूज नहीं कर रहा। तो वो उन्हें ब्रीदिंग टेक्निक सिखाता है। हालांकि वो लोग सन ब्रीदिंग नहीं सीख पाए, लेकिन वहाँ पे जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्लेयर्स थे उनको पिलर्स बोलते हैं और वो लोग तुरंत ही वो टेक्निक अडेप्ट कर लेते हैं और खुद की ब्रीदिंग स्टाइल इन्वेंट करते हैं। और ब्रीदिंग स्टाइल इन्वेंट करने के बाद उन लोगों की पावर रैपिडली इंक्रीज हो जाती है और वो लोग आसानी से डीमन को मारने लगे। और यहाँ तक कि मिचिकाट्सु भी अब डीमन स्लेयर बन गया था क्योंकि उसके सारे सबऑर्डिनेट सब मारे गए थे। और कुछ टाइम के बाद यूरिची का सामना होता है एक मुजान सेक्शन से और उसे मिलते ही यूरिची समझ जाता है कि उसका बॉन सिर्फ इस डीमन को डिफीट करने के लिए हुआ था। और मुजान देखते ही उसको बोलता है कि उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है वो यूजर्स में जो कि ब्रीदिंग का यूज करते हो। और अचानक से एक हमला कर देता है यूरिची के ऊपर और एक अटैक में यूरिची के पीछे जो सारे बम्बूस थे वो कट गए। और तभी यूरिची देखता है कि उस मुजान के पास 7 हार्ट और 5 ब्रेन थे। और ये देख यूरिची उसका सबसे परफेक्ट फॉर्म यूज करता है 13th फॉर्म। और वो अटैक इतना भयानक था कि मुजान रीजनरेट नहीं कर पा रहा था और वो अपने हेड को अपने हाथों से पकड़े रखा था क्योंकि वो गिर न जाए। और उसे मारने से पहले वो पूछता है कि तुम लाइफ के बारे में क्या सोचते हो, लेकिन मुजान कोई आंसर नहीं दे सकता था और मुजान का फेस गुस्से से पूरा रेड हो जाता है। और यूरिची उसके साथ आई लड़की को देखता है और वो देखता है और वो लड़की मुजान को बचाने का ट्राई भी नहीं कर रही और वो मुजान को मारने ही वाला था। लेकिन तभी मुजान अपनी बॉडी को 1800 हिस्सों में बांट देता है ताकि वो बच के भाग पाए। लेकिन इस सिचुएशन में भी यूरिची 1800 में से 1500 हिस्से को काट डालता है, लेकिन बाकी के 300 हिस्से बच जाते हैं और मुजान वहाँ से सक्सेसफुली भाग जाता है। और उसके साथ जो लड़की थी वो बोलती है कि तुम्हें यहाँ मर जाना चाहिए था मुजान, तुम बच कैसे गए। और वो यूरिची से बोलती है कि अब जब तक यूरिची की डेथ ना हो जाए तब तक मुजान बाहर नहीं आने वाला, वो अंडरग्राउंड ही रहेगा। और यूरिची उसे थोड़ी देर के लिए मुजान के कंट्रोल से फ्री कर देता है और उससे हेल्प मांगता है। लेकिन तभी वहाँ पे बाकी के डीमन स्लेयर भी आ जाते हैं और वो बताते हैं कि उसका भाई अब एक डीमन बन चुका है। और बाकी के सारे स्लेयर्स उसको बोलते हैं कि तुमने तमायो को जाने दिया, मुजान को भी नहीं मार पाए, तुम्हारा भाई एक डीमन बन गया। और वो सारी चीजों का जिम्मेदार सिर्फ यूरिची है। और उनमें से कुछ तो ऐसा भी बोलते हैं कि यूरिची को खुद को ही मार देना चाहिए इन सारी चीजों की वजह से। और ये सारी चीजें सुन यूरिची ऑर्गेनाइजेशन छोड़ देता है और तंजीरो के एंसेस्टर को मिलता है जिसको उसने डीमन के अटैक से बचाया था। और तंजीरो की फैमिली के बहुत कहने के बाद यूरिची रेडी हो जाते हैं अपने सन ब्रीदिंग्स के मूव को करने के लिए। और जब वो ये परफॉर्म कर रहा था तब वो एक ह्यूमन कम स्पिरिट ज्यादा लग रहा था। और एंड में जाते जाते अपने इयरिंग सुमियोशी को देके जाता है। पर अब सुमियोशी को भी पता चल जाता है कि वो लोग यूरिची को आखिरी बार देख रहे हैं। और यूरिची से कहते हैं कि आपकी ये सन ब्रीदिंग हम लोग हमारी आने वाली जनरेशन को जरूर सिखाएंगे और आपकी टेक्निक को
और आपके एफर्ट्स को हम लोग वेस्ट नहीं जाने देंगे। और योरिची जाते जाते हंसते हुए उसको थैंक यू बोल देता है। और ऑलमोस्ट 60 इयर्स के बाद दिखाया जाता है मिचिकात्सु, जो कि अब एक डीमन बन चुका है और उसको लोग कोकोशिबो के नाम से बुलाते हैं। उसकी मुलाकात योरिची से हुई, जो कि अब एक बूढ़ा आदमी बन चुका है। और कोकोशिबो बोलता है कि तुम अब तक जिंदा कैसे हो? जिस किसी के भी सर के ऊपर वो मार खाता है वो 25 साल से ज्यादा जी नहीं सकता। और योरिची उसे देख रो जाता है और वो मिचिकात्सु के लिए पीटी फील करता है। और यहाँ मिचिकात्सु सोचता है कि वो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है योरिची के मारने के अलावा, क्योंकि वो एक डीमन है और योरिची एक डीमन स्लेयर है। और तभी एक अनएक्सपेक्टेड चीज होती है, योरिची तुरंत ही अपना स्टांस लेता है और कोकोशिबो के ऊपर हमला कर देता है। और ये अटैक बहुत ही पावरफुल था। इसे देख कोकोशिबो भी शॉक हो जाता है कि योरिची की स्पीड और पावर अब भी वैसे ही थे जैसे उसके प्राइम एज में थे। और कोकोशिबो को पता चल गया कि योरिची का नेक्स्ट अटैक उसको 100% मार डालेगा। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि वो नेक्स्ट अटैक कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि योरिची की डेथ हो गई है और योरिची अभी भी अपने पैरों पे खड़ा था मरने के बाद भी। और उसके बाद कोकोशिबो गुस्सा हो जाता है कि क्यों इसी टाइम मेरे सामने आए और मुझे दिखाया कि तुम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हो और तुम्हें कोई भी हरा नहीं सकता। और यहाँ तक कि कोकोशिबो बोलता है मुसान के लिए भी तुमको डिफीट करना इम्पॉसिबल था। डिफीट करना तो छोड़ो, यहाँ तक कि तुम्हें अब तक कोई चोट भी नहीं पहुंचा सका। और योरिची के डेड बॉडी से पूछता है कि क्यों तुम मुझे हमेशा से नीचा दिखाने की कोशिश करते हो। और गुस्से में आकर योरिची की डेड बॉडी पे हमला कर देता है और उसकी बॉडी को बहुत सारे हिस्सों में काट डालता है। और हमें दिखाया जाता है कि कोकोशिबो की आंखों से आंसू निकल रहे थे। और इसी के साथ हमारी स्टोरी यहाँ पे खत्म होती है। ये थी फुल स्टोरी ऑफ योरिची, द मैन हु डिफीटेड मुसान, द स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन स्लेयर एवर। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। और मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।